नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी निखिल। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। और जिस तरह से आप जान रहे हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र का उत्सव है, बेहद महत्वपूर्ण चुनाव विधानसभा के आज संपन्न हो रहे हैं। 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, तो पूरे देश की निगाहें आज हिमाचल प्रदेश पर है। असीम, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि हम कह भी रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में देखिए वहां की जो फिजा है, जो हवा है, वहां पे तो ठंड बहुत ज्यादा है निखिल, लेकिन जो आज जिस तरह से वहां पे चुनाव हो रहे हैं तो वहां इस वजह से जो राजनीतिक तापमान है, सियासी तपिश है, वो काफी बढ़ गया है। और इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है वो मुख्य मुकाबला कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। बिल्कुल। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सभी 68 विधानसभा सीटों पर एक साथ हो रहा है। सुबह 8 बजे से ही ये वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तमाम उपाय किए हैं और व्यापक प्रबंध भी किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो सके। पिछली बार 75% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी वो जो आंकड़ा है उसको पार करेंगे, आगे बढ़े। बिल्कुल। और राज्य की जो कुल 68 सीटें हैं उसमें से जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए 24 महिलाओं सहित कुल 412 उम्मीदवार इस बार के चुनाव में चुनावी मैदान में हैं। और राज्य में मतदान के लिए कुल 7,884 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें 3 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं, 2 कांगड़ा में हैं जबकि 1 सोलन जिले में है। और कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 1,625 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और लाहौल स्पीति जिले में, जो कि सबसे ऊपर पहाड़ों पे है, वहां सबसे कम 92 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बिल्कुल। और अब सारे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य में सभी पोलिंग पार्टियां दूर दराज के इलाकों में स्थित मतदान केंद्रों सहित अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गई। यहां पर यह बात बता देना ज्यादा लाजमी होगा क्योंकि तमाम दुर्गम इलाके ऐसे हैं जहां पर हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया है पोलिंग पार्टियों को, तो विशेष मेहनत करनी पड़ी है, विशेष प्रबंध करने पड़े हैं चुनाव आयोग को। और वहीं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की 67 कंपनियां तैनात की गई हैं। विधानसभा चुनाव के लिए राज्य आपदा प्रबंधन योजना भी तैयार की गई है, जिसके तहत किसी भी अप्रिय घटना या प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा हिमाचल पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को हिमाचल से सटे अन्य राज्यों की सीमाओं की निगरानी के लिए भी तैनात किया गया है। बिल्कुल। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तैयारियां की गई थी विधानसभा चुनाव को लेकर, और वो तैयारियां आज वो बहुत ही अहम दिन। और इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की मतदाताओं से पूरे जोश और उत्साह के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए कहा है। उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान का दिन है। देवभूमि के समस्त मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। इस मौके पर पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से विशेष शुभकामनाएं दी हैं। बिल्कुल, शुभकामनाओं का दिन भी है, बेहद महत्वपूर्ण दिन है गुजरात के लोगों के लिए। और खासतौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, युवाओं के लिए तो बेहद विशेष दिन है, पहली बार जो वोटर्स हैं उनके लिए भी बड़ा विशेष दिन है। तो निश्चित तौर पर जी हर बार की कोशिश भी रहती है निखिल, हम सभी जानते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं चुनाव आयोग की कोशिश रहती है कि जो युवा मतदाता हैं, जो पहली बार वोट डालने जाएंगे, वो ज्यादा उनके लिए काफी महत्वपूर्ण। कुछ आंकड़े देखते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के। 12 जिलों की कुल 68 सीटें हैं, जिनमें से 48 सीटें जनरल कैटेगरी यानी सामान्य के लिए हैं, आरक्षित 17 सीटें हैं एससी के लिए, और एसटी के लिए आरक्षित जो है वो 3 सीटें हैं। तो एससी एसटी के लिए कुल 20 सीटें आरक्षित हैं, जबकि सामान्य वर्ग के लिए 48 सीटें हैं। तो एससी एसटी पर की जो सीटें हैं उनमें कौन ज्यादा सीटें अपनी झोली में बटोरता है, सामान्य सीटें कौन अपने पक्ष में ले जाता है, इन सब का जो चुनावी गुणागणित है वो पार्टियां खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस लगा रही हैं। कुल मतदाता 55,07,000 हैं और इसमें महिला मतदाता जो हैं वो 27,27,000 हैं, जबकि पुरुष मतदाता 27,80,000 हैं। तो करीब करीब बराबर महिला और पुरुष मतदाता हैं। कुल 55 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी कि पहाड़ी राज्य है, दुर्गम इलाके हैं। कुल मिलाकर केवल 55 लाख मतदाता ही हैं। तो ये कहा जाए कि 55 लाख मतदाता जो है वो 68 प्रत्याशियों के 68 विधानसभा सीटों पर अपने अपने विधायक चुनेंगी।
बिल्कुल। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि कुल उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में इस बार खड़े हुए हैं 412 उम्मीदवार हैं, जिसमें कि महिला उम्मीदवार सिर्फ 24 हैं और पुरुष 388 हैं। ये भी एक मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना चाहिए कि जिस तरह से महिलाओं की संख्या होनी चाहिए उस हिसाब से वोटर्स आधे आधे हैं, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल शार्प डिफरेंस है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का अगर पार्टीवार उम्मीदवारों की बात करें तो पुरुषों को बीजेपी ने 62 पुरुष उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 65 पुरुषों को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने भी 62 पुरुषों को टिकट दिया है। भाकपा और निर्दलीय 11 और 94 हैं। महिलाओं को सबसे अधिक अगर कहा जाए तो बीजेपी ने 6 टिकट दिए हैं, आम आदमी पार्टी ने 5 दिए हैं, उसके बाद कांग्रेस ने 3 दिए हैं। निर्दलीय 5 महिलाएं लड़ रही हैं। निर्दलीय भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं लड़ रही हैं महिलाएं। देखिए केवल, जबकि निर्दलीय तो लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर भी वो केवल 5 महिलाएं ही हैं जो चुनाव मैदान में हैं। जबकि हम जानते हैं कि पहाड़ी राज्यों में महिलाएं काफी ज्यादा भूमिका निभाती है, बहुत कर्मठ भी हैं। और जी, तो कुल मिलाकर 2017 के चुनाव परिणामों की बात करें वो बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस जो है वो 21 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। इस बार क्या कुछ होगा ये देखने की बात होगी, और किस तरह से इस पर हम नजर रख रहे हैं ये भी बता दें कि हमारे राज्य में तमाम जो इलाके हैं वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। 4 संवाददाताओं से हम अपना परिचय करा दें, जिनसे हम इस अगले कुछ घंटों में जुड़े रहेंगे और तमाम जो वोटिंग के ट्रेंड्स हैं, वोटिंग को लेकर के उनसे हम बातचीत करेंगे। इस टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में शिमला से नंदिनी मित्तल जुड़ी हुई हैं, हमीरपुर से अनुज यादव जुड़े हुए हैं, मंडी से विक्रमजीत सिंह जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ कांगड़ा से उर्मिलेश जुड़े हुए हैं। तो आप सभी के साथ में इस दिन की शुरुआत करेंगे, वोटिंग की शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल। और मैं सबसे पहले महिला शक्ति नंदिनी मित्तल जी के पास जाना चाहूंगा। नंदिनी, आपका स्वागत है जनादेश में। और सबसे पहले तो यही कि आपसे जो लोकतंत्र का महापर्व है, 5 साल पहले भी हम आज के दिन आपसे बात कर रहे थे और आज एक बार फिर ये मौका मिला है। मेरा सवाल ये, जैसा कि हमने इंट्रो में भी कहा था नंदिनी, कि हिमाचल में जो मौसम है वो काफ़ी वहाँ पे ठंड है, सर्द हवाएं चल रही हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से ये सारी चीज़ों की शुरुआत हुई है राजनीतिक चीज़ों की, उस वजह से जो तपिश है, राजनीतिक तपिश, सरगर्मियां वो काफ़ी बढ़ गई हैं। आज लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व, इतना महत्वपूर्ण दिन हिमाचल प्रदेश में आप इस वक्त मौजूद हैं, शिमला में इस वक्त हैं, क्या कुछ आप बता सकते हैं, क्या कुछ तस्वीरें? 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। असीम, सबसे पहले तो शुभ प्रभात और बहुत ही अच्छी शुरुआत आज दिन की हुई है। चटक धूप है, सर्दियों के बीच धूप का लोग आनंद भी ले रहे हैं और जो अपना लोकतंत्र की शक्ति है जनता के पास, उसका उपयोग भी कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो धीरे धीरे अपनी दिनचर्या के साथ साथ पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें, जैसे आप बात कर रहे थे महिला शक्ति की, और इस बार आपने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा महिलाओं को टिकट नहीं दिया गया है, वो सही है, लेकिन ये भी सही है कि हिमाचल प्रदेश में जब भी पंचायत के चुनाव होते हैं, क्योंकि 50% आरक्षण महिलाओं को है, लेकिन वो 70 से 80% महिलाएं उसमें जीत कर आती हैं और अपना दमखम दिखाती हैं। लेकिन जब यही बात हम पार्टी के नेताओं से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि विनेबिलिटी एक मेजर क्राइटेरिया रहता है जब टिकट आवंटन की बात आती है, लेकिन महिलाएं हर बार हमने अपने चुनाव में देखा कि पुरुषों से ज़्यादा बढ़कर मतदान करती हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं और अपनी जो है कहीं ना कहीं भागीदारी सुनिश्चित करती हैं ताकि आने वाली जो सरकार है वो उनकी पसंद की हो। और हम सभी लोगों से आपके माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से फिर से अपील करेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। जो चुनाव आयोग है उसने बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पर बनाई हुई हैं, बहुत खूबसूरत। अगर आप मेरे पीछे देखें तो बहुत खूबसूरती से इसे सजाया गया है पिंक और वाइट कलर में, और जो है बहुत
जो हमारे जनजातीय इलाके हैं, जैसे किन्नौर का इलाका है, लाहौल स्पीति का इलाका है, वहां पर एक स्पेशल नाटी का भी प्रबंध किया गया है। वहां लोक नृत्य भी होगा मतदान केंद्रों पर। हम कुछ मतदाताओं से बात करेंगे जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया? मैंने सबसे पहले मतदान किया है अपने बूथ पर। मैं और लोगों से भी अपील करूंगा कि वो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, औरों को भी प्रोत्साहित करें और पार्टियों ने बहुत लोक लुभावने चलिए आपकी जो ऑडियो में है माइक में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, ऐसा लग रहा है नंदिनी। तो आपके पास हम दोबारा आएंगे, एक बार ऑडियो चेक करवाने के बाद आपके पास दोबारा आएंगे। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि जो हमारे दर्शक हैं वो ये देख रहे थे कि नंदिनी के जो पीछे की तस्वीरें थी, दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे किसी शादी समारोह की तैयारियां हो, और उसके बाद वहां पर जिस तरह से जो सजावट थी, निश्चित तौर पर लोकतंत्र का यह उत्सव है और उसको मनाने के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारियां की हैं। लोग बड़ी संख्या में उसमें भाग लेंगे ऐसा उम्मीद है। और अब यहां से रुख करेंगे अनुज यादव का, जो कि हमीरपुर में मौजूद हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ लोग वहां वोट डालने के लिए आ रहे हैं। अनुज, आप अगर हमें बताएं हमीरपुर से के बारे में जानकारी दें, किस तरह से वहां पर चुनावी समर रहा है और साथ ही साथ वोटिंग पैटर्न को लेकर के पिछली बार क्या कुछ रहा था, इस बार क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, बिल्कुल मैं हमीरपुर के मतदान केंद्र पर हूं। यहां पर 3 पोलिंग बूथ यहां पर निखिल बनाए गए हैं और 8 बजे से मतदान शुरू होना था। 8 बजे से ही लोग यहां पर आना शुरू हो गए थे और पोलिंग सेंटर जब खुला भी नहीं था उससे पहले ही लोगों की भीड़ बाहर थी। लेकिन मैं तस्वीरों के माध्यम से निखिल आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे देखिए, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, युवा हों, सभी लोग सुबह सुबह आकर सबसे पहले अपना मतदान करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने पिछले कई महीनों से नेताओं के, राजनीतिक दलों के बड़े बड़े दावे और वायदों को सुना, कौन क्या करेगा अगर उनकी सरकार बनती है। लेकिन आज का दिन जो है मतदाताओं का है और नेताओं की तो निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार की और ये सब जो पारियां हैं वो खत्म हो गई हैं और आज जो पारी शुरू होती है वो मतदाताओं की होती है। आज पारी शुरू हो रही है निर्वाचन आयोग की, क्योंकि निर्वाचन आयोग के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है निश्चित तौर पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना। हिमाचल जैसे राज्य में जहां पहाड़ी इलाके हैं, बर्फबारी होती है लाहौल स्पीति जैसे इलाकों में। लेकिन अच्छी खबर यह है, जो मौसम विभाग से भी खबर मिली है, कि रात में किसी भी तरह की किसी भी इलाके में हिमाचल प्रदेश में कोई बर्फबारी नहीं हुई है और जो रास्ते ब्लॉक हुए थे उसको भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने खोल दिया है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छे मतदान की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में 8 बजे हुई है। दूसरी, मैं हमीरपुर की बात करूं या हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो पिछली बार करीब करीब 75% मतदान हुआ था। पहाड़ी राज्यों के हिसाब से हम इसे एक अच्छा मतदान जरूर कह सकते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, आखिर 25% मतदान क्यों नहीं हुआ? निर्वाचन आयोग इस चुनौती को लेकर सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है और इसके लिए स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से काफी जागरूकता के भी निखिल कार्यक्रम चलाए गए थे और उनका इस बार इस तरह का अंदेशा है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर 80% से ज्यादा का मतदान इस बार होना चाहिए। कुल मिलाकर आज 55 लाख मतदाता, 412 जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला करने के लिए अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात निर्वाचन आयोग की यह भी है, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, ज्यादातर इलाकों के अंदर जो मतदान केंद्र बने हैं वो ग्रामीण इलाकों में हैं और ग्रामीण इलाकों के लोगों को मतदान बूथ तक लाने के लिए आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है और इसे एक उत्सव का नाम दिया गया है। मैं अपने कैमरामैन से आपको दिखाऊंगा कि देखिए, आ गया मतदान का उत्सव, तो आओ 12 नवंबर को सभी मतदान करें हम। इस तरीके से जो यहां पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, यहां पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, मेरा मतदान सुदृढ़ लोकतंत्र की पहचान, इस तरह की बातें निर्वाचन आयोग ने यहां पर लिखी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज का मतदाता, आज का युवा, आज के बुजुर्ग, आज के लोग इस बात को लेकर काफी सजग रहते हैं कि उनकी एक वोट की ताकत उनके इलाके के अंदर एक ऐसी सरकार बनाएगी जो उनके राज्य के अंदर समृद्धि लाएगी, उनका विकास करेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अब हम रुक करेंगे सीधे बिक्रमजीत सिंह का। बिक्रमजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मंडी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिक्रम, जैसा कि नंदिनी बता रही थी, अनुज बता रहे थे कि जो तैयारियां की गई हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से वो बहुत ही काबिले तारीफ हैं
और धीरे धीरे करके चूंकि 8 बजे से वोटिंग का वक्त शुरू हो गया है, अब लोग धीरे धीरे बूथ की तरफ आने शुरू हो गए हैं। आप इस वक्त मंडी में मौजूद हैं, वहां की क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा सकते हैं हमें? देखिए, जहां तक मंडी की अगर बात करें तो 8 बजे पोलिंग स्टार्ट होनी थी। थोड़ा मौसम सर्द मौसम है तो इस वजह से जो है लोग धीरे धीरे यहां से निकल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मौसम खुलेगा तो वैसे वैसे लोगों की संख्या, लोगों की तादाद जो है काफी बढ़ेगी। चुनाव आयोग की अगर बात करें तो चुनाव आयोग की तरफ से जो है कई कार्यक्रम किए गए हैं, किसी प्रकार के स्वीप के कार्यक्रम किए गए हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जा सके, लोगों को जागरूक किया जाए। ये जिला स्तर पर कार्यक्रम किए गए हैं, विधानसभा क्षेत्रों के वार ये कार्यक्रम किए गए, लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों की पेंटिंग कंपटीशन किए गए हैं, कार्यक्रम जो है बाजारों में किए गए हैं ताकि लोगों को, मतदाताओं को जागरूक किया जाए कि अधिक से अधिक मतदान किया जा सके। इसके अलावा जो है बैलेट पेपर जो है उनका 80 साल से जो ऊपर के जो लोग हैं वो मतदान, उनको चलने में दिक्कत होती है तो उनके लिए बैलेट पेपर का इंतजाम किया गया और उनके जो है उनका मतदान जो है पहले ही करवा लिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर जिन लोगों को पहुंचने में तकलीफ होती है या उम्र ज्यादा है या दिव्यांग है तो उनको बैलेट पेपर की भी सुविधा दी गई है ताकि वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और लोकतंत्र का जो ये महापर्व है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। तो इससे न केवल उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी बल्कि मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। तो ऐसे में जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा जो है न केवल पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए लोगों को जो है सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए जो है सुरक्षा के भी बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो सेंसिटिव बूथ है वहां वेबकास्टिंग की गई है और वहां पर जो है पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। तो लोगों को एक भयमुक्त वातावरण मिले, वो पोलिंग के दौरान जो है लोग निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, उसके भी तमाम प्रयास जो है चुनाव आयोग के द्वारा किए गए हैं। जी, निश्चित तौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके, भयमुक्त वातावरण में चुनाव हो सके और सबसे खास बात है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंच करके अपने वोट को डाल सके। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 75% से बिल्कुल 75% से ज्यादा मतदान पिछली बार हुआ था। इस बार की कोशिश की जा रही है कि उसके आंकड़े को आगे बढ़ाया जाए। उर्मिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांगड़ा से। उर्मिलेश, हमने तमाम तैयारियों की बात की और विभिन्न क्षेत्रों में हमने देखा कि किस तरह से चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं, लोग भी तैयार हैं। अगर हम थोड़ी सी राजनीति की बात करें, आपसे इसकी शुरुआत करें। कांगड़ा के विषय में कहते हैं कि जो कांगड़ा जीत गया वो समझ लीजिए उसने राज्य की लड़ाई जीत ली और शिमला का रास्ता कांगड़ा होकर जाता है। किस तरह से चुनावी समर को आप आंकेंगे, किस तरह से देखेंगे, किस तरह से चुनाव प्रचार रहा है, क्या बताएंगे आप? हाँ जी निखिल और असीम, सुप्रभात। और अगर बात करें हिमाचल की इस रण की तो आज ये लोकतंत्र का पर्व है। इस पर्व के लिए हिमाचल की पूरी जनता पूरी तरीके से तैयार है। एक तरह जहाँ कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी करके जो है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो है पोलिंग जो मतदान केंद्र है यहाँ पर जो है चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं यहाँ के जो वासिंदे हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनमें भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। जैसे कि निखिल आपने भी बताया है कि कांगड़ा जो है सबसे ज्यादा सीटें हैं पूरे हिमाचल की और उसमें अगर जो है बात की जाए तो वाया कांगड़ा ही शिमला का रास्ता जाता है। राजनीति की बात अगर करें यहाँ पर तो तमाम जो है जो विगत जो चुनाव प्रचार देखा गया उस चुनाव प्रचार में कई आरोप प्रत्यारोप भी देखे गए, कई ऐसी चीजें कई मुद्दे जो है यहाँ पर जनता के बीच में रहे हैं। कई जो राजनीतिक दल है उन राजनीतिक दलों ने जो है यहाँ पर तमाम जो है लोक लुभावने जो है नारे देख सकते हैं या लोक लुभावने जो है जनता को लुभाने की हर तरीके से कोशिश की है। निखिल, सबसे बड़ी बात एक ये है कि इस समय अगर हिमाचल की बात की जाए तो यहाँ पर 1,90,000 से अधिक जो है युवा मतदाता है। हर राजनीतिक दल ने जो है इस युवा मतदाता को लुभाने की पूरी कोशिश की है। वहीं अगर बात की जाए तो 80 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं यहाँ पर वो लगभग 1 लाख से अधिक हैं। तो लिहाजा ऐसे कह सकते हैं कि तमाम जो उम्रदराज लोग से लेकर के और जो अभी नए वोटर हैं उन पर तमाम राजनीतिक दलों ने जो है पूरी तरीके से लुभाने की कोशिश की है। सुबह के जैसे कि 8 बजे निखिल, वैसे जिस बूथ पे मैं खड़ा हूं इस बूथ पर सुबह से ही एक मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक लाइन लग गई है। और अगर यहाँ की राजनीति की बात करें तो ये कह सकते हैं कि जैसे कि हिमाचल की जनता का जो है एक जनादेश रहा है, कभी एक दल और कभी दूसरा दल। 37 साल से ये चल रहा था, लेकिन इस बार देखना होगा कि ये जब आज
शाम को 5 बजे तमाम प्रत्याशियों की जो भविष्य है वो ईवीएम में बंद हो जाएगा और 8 दिसंबर को जब ये खुलेगा तो किसके पक्ष में जनता जनादेश देगी, ये देखने वाली बात होगी। जी, निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी, बेहद महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से आपने बताया, ये सन 1985 से चल रहा है कि सिलसिला चल रहा है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी राज्य में सत्ता में आती रही है। इसलिए निखिल, इसलिए बीजेपी ने इस बार नारा भी दिया था, रिपीट हिमाचल। जी, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? रिवाज बदलेगा, बिल्कुल। और बीजेपी रिवाज बदलने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि रिवाज नहीं बदलेगा। अब ये जो वोटर्स है वो तय करेंगे कि रिवाज बदलेगा या नहीं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। अभी तमाम सारे आंकड़े और तमाम सारे दृश्य आपको हिमाचल प्रदेश से दिखाएंगे हम। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तब क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है निखिल। और जैसा कि आप कह रहे थे कि हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। वो वक्त आ गया है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टियों की क्या कुछ स्थिति थी और 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो वहां पे हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ स्थिति रही, वो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं निखिल। निश्चित तौर पर तो ये बेहद महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि 2017 में कुल मिलाकर 44 सीटें बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, 68 में से 44 सीटें। और इसको कहा जाए कि एक तरह से कहीं ना कहीं एक तरफा कर दिया था उस चुनाव को, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस को आधी से भी, जो 44 है उससे आधी से भी कम 21 सीटें केवल मिली थी। तो ऐसे में एक बड़ा जो कंटेस्ट था वो एक तरफा तौर पर बीजेपी ने जीता था। जैसा कि हमने बताया, 2017 के चुनावों के परिणाम में भाजपा 44, कांग्रेस 21 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी, भाकपा 1 और निर्दलीय 2। तो जो अन्य पार्टियां हैं राज्य में, चाहे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो या निर्दलीय हो, उनका कोई बहुत ज्यादा निखिल, आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। ये जो भाकपा जहां लिखा है वहां पे इस बार हम आम आदमी पार्टी को देख सकते हैं? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज कराना चाहती है। पहाड़ी राज्यों में, उत्तराखंड में कोई बहुत विशेष प्रदर्शन आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई थी, लेकिन ये जरूर उनकी ये चाहत होगी कि वो कुछ सीटें जरूर वहां पर जीत सके। और बीजेपी के लिहाज से कई बार यह है कि शायद वो कांग्रेस के कुछ खेल बिगाड़ सकते हैं, ऐसा तमाम जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं। फिलहाल मतदाताओं के हाथ में है उसकी चाबी। अगर मत प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी पिछले बार 48.79% वोट उसको मिले थे, लगभग 49%। कांग्रेस को 41.68 यानी लगभग 42% वोट मिले थे। भाकपा को लगभग 1.47%, 1.5%। निर्दलीय 6.34%। निर्दलियों को ठीक ठाक संख्या में वोट मिले थे, हालांकि सीटें महज उनको 2 मिली थी, लेकिन 6% से अधिक वोट जो है उन्होंने ले लिया था। अब आम आदमी पार्टी, जिसका आपने सवाल उठाया, वो ये चाहती है कि इन जो वोट प्रतिशत जो अन्य को जाता था उस पर वो ले, लेकिन निर्दलीय हमेशा रहेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और 2017 में अगर कुल मतदान फीसद की बात की जाए, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे निखिल, कि इस फिगर को इस बार क्रॉस करे, 75 की जगह 80% हो, 85% हो, ताकि लोग घरों से बाहर निकलें। अनुज ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि निर्वाचन आयोग का फोकस इस बात पर है कि जो वो 24-25% वोट जो नहीं पड़ा है उस पर फोकस करेंगे। क्षेत्रवार अगर 2017 के चुनाव परिणाम की बात करें तो कांगड़ा का इलाका, जहां से अभी उर्मिलेश रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां पर भाजपा ने 25 में से 18 सीटें जीती थी, कांग्रेस को महज 6 सीटें मिली थी। मंडी से जहां पर विक्रमजीत मौजूद है, वहां पर भी
24 में से 18 सीटें बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस को 5 सीट मिली थी, अन्य 1 प्राप्त हुआ था। शिमला, जहां पर नंदिनी मित्तल मौजूद हैं, वहां 8 सीटें बीजेपी को मिली थी। यहां पर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी, 10 सीटें कांग्रेस ने पाई थी, 1 अन्य को मिली थी। 19 सीटें कुल शिमला के क्षेत्र में हैं, जिसमें से 10 कांग्रेस को मिली थी। तो ये जरूर एक तरह से स्ट्रांग होल्ड कहा जा सकता था। लेकिन निखिल, जैसा कि आपने कहा भी और उर्मिलेश ने भी कहा कि जो कांगड़ा जीत गया वो हिमाचल जीत गया। तो पिछली बार हमने देखा कि 18 सीटें यहां से आई थी, और तो इस बार क्या कुछ होता है वो कांगड़ा और मंडी दोनों का अपना अपना महत्व है। और अगर हम सबसे ज्यादा अंतर से जीत की बात करें 2017 में, तो नाचन विधानसभा सीट से भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जो कि 15,896 वोटों के अंतर से। बल से भाजपा ने ही 12,811 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, और बैजनाथ सीट से भाजपा ने 12,669 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। तो एक बड़े राज्य के हिसाब से तो ये अगर देखा जाए तो ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से छोटा राज्य है और महज 55 लाख से कुछ अधिक वोटर्स हैं, वहां पर ये अंतर 15,000, 12,000, 13,000 ये मायने रखता है। और किन्नौर, जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए, किन्नौर में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी 2017 में, और जो वोटों का अंतर था वो सिर्फ 120 वोटों का ही अंतर था, बहुत ही कम मेरे ख्याल से ये रहा था। बड़सर भी एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र, वहां भी कांग्रेस पार्टी जीती, और यहाँ पे जो मार्जिन रहा वो 439 वोटों का रहा, और इस तरह से ये सबसे कम जो मार्जिन से जीत हुई थी वो हम दिखा रहे हैं आपको। जी देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम हैं, और इसको विधानसभा वार भी समझेंगे। भाजपा को राज्य की सभी सीटों पर, जो 4 लोकसभा सीटें हैं, उन पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस, भाकपा, निर्दलीय सभी 0 पर थे। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसको कहते हैं मोदी मैजिक, वो सर चढ़कर बोला था। इस लिहाज से भी सर चढ़कर बोला था कि सभी 68 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने लीड लिया था 2019 में। ये बेहद महत्वपूर्ण है। 2019 के अगर मत प्रतिशत की बात करें तो लगभग 70% मत प्रतिशत जो है वो बीजेपी को मिले थे। 27.53% कांग्रेस को, भाकपा 0.38, निर्दलीय 0.93। तो जिस तरह हम आपको बता रहे थे कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं, 69.70% मत प्रतिशत जो है वो बीजेपी को मिला था, लगभग 70%। और यहां ये जोड़ देना मुनासिब होगा कि 68 विधानसभा सीटों में सभी पर लीड ली थी बीजेपी ने। और इसलिए इसका जी बिल्कुल, वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो कम से कम इस पहाड़ी राज्य में देखने को मिला है, हर बार मिला है। और 2019 के जो परिणाम है उससे जरूर बीजेपी उत्साहित होगी, और वो चाहेगी कि जब राज्य का जो विधानसभा चुनाव हो तो उसमें भी लगभग उसी तरह के कुछ आंकड़े जो ट्रांसलेट हो, ट्रांसफर हो उसी तरह। 2019 का जो कुल मतदान फीसद था, लोकसभा चुनाव की बात है, ये 72% से ज्यादा था। और इसलिए हमने देखा कि जो 4 की 4 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में। हमारे साथ हमारे सहयोगी नंदिनी मित्तल शिमला से जुड़े हुए हैं। नंदिनी, एक बार फिर से आपका हम रुख करना चाहेंगे, और जैसा कि हम अभी कह रहे थे कि जो वोटों की फीसद रही 2017 के विधानसभा चुनाव में, हमने उसका देखा खामियाजा। उसका रिजल्ट ये हुआ कि बीजेपी को अच्छी खासी वहां पे जीत मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा 75% से ज्यादा वोटिंग बीजेपी के खाते में, वोट फीसद की बात की जाए, और चारों के चारों सीटें बीजेपी के खाते में। क्या इस बार बीजेपी की ये रणनीति, हम ये कह सकते हैं कि हो सकती है कि जो पिछले 2017 के चुनाव में जो रणनीति रही, जो वोटिंग परसेंटेज बीजेपी के खाते में गए, उसमें वो इजाफा और भी देखना चाहेगी, ताकि इसका रिजल्ट जो है वो सीटों में उन्हें तब्दील होता हुआ दिखे? असीम, अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो हमने जब पिछले इतिहास में देखा कि जब ज्यादा वोट पड़े तब विपक्ष को फायदा पहुंचा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी रहती है। चाहे आप 5 साल कितना भी काम करो, लेकिन लोग जो हैं, हिमाचल के लोग, जब तक आपका पर्सनल कनेक्ट नहीं होता तब तक वे नाराज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सरकार से नाराज हो जाते हैं। तो इस बार क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन
ये सुनिश्चित है कि चुनाव आयोग ने बहुत कोशिश की है कि इस मत प्रतिशत को आगे बढ़ाया जाए। आप जो है किन्नौर की बात कर रहे थे, जहां पर पिछली बार 100 कुछ मतों से तेजवंत नेगी जगत सिंह नेगी से हार गए थे। इस बार तेजवंत नेगी जो है वो निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में है, उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। तो ये जो समस्या है वो हालांकि बहुत कोशिश की गई, स्वयं बड़े बड़े नेता उनको मनाने के लिए गए लेकिन वो नहीं माने। ये जो चीज है ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ाए हुए है। इसके अलावा 20 अन्य सीटों पर भी बागी उम्मीदवार भाजपा के चुनाव मैदान में है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात हो सकती है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वहां नेतृत्व ही नहीं है, अलग अलग लोगों के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कोई कहता है कि मैं मुख्यमंत्री होऊंगा और कोई कहता है मैं मुख्यमंत्री होऊंगा। तो जनता ये सब कुछ देख रही है। जहां भारतीय जनता के पास एक क्लियर नेतृत्व है, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जो जयराम ठाकुर हैं वो अपने 5 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया है, चाहे कोरोना के समय में जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन लगवाए उस पर बात हुई, तो ये सारी चीजों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। वहीं कांग्रेस अभी फिलहाल बिखरी है और उसके बाद चुनाव का रिजल्ट आने के बाद क्या कांग्रेस में होता है ये लोगों इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं। लेकिन अगर 2019 की आप बात कर रहे थे, ये यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत थी। हालांकि कहते हैं कि पहाड़ी राज्य जो होते हैं वहां पर कांग्रेस मजबूत रहती है, लेकिन उत्तराखंड ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई अब जो है इस हालात में आज के कार्यकाल में ऐसा कोई पार्टी मानकर नहीं चल सकती कि वे मजबूत है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो बहुत कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही है हर सीट पर। जब हम पहले ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, बाद में ये लगा कि कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन अब जब रात को पूरा विश्लेषण हमने करके देखा तो कोई ये नहीं कह सकता 100% जीत का किसी भी सीट पर कोई भी प्रत्याशी दावा नहीं कर सकता है। लेकिन जो हमारे यहाँ के वोटर हैं, बहुत लिटरेसी रेट आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश का केरल के आसपास है। ऐसे में मतदाता किस तरह से वोट डालेगा, क्या सोच के वोट डालेगा, किस मुद्दे पर वोट डालेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे आसपास हैं तो जरूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि उनमें हमने खासा उत्साह देखा। सुबह 8 बजे ही ये आ गई और सबसे पहले वोट डालने की इन्होंने कोशिश की। आप अपना नाम बताओ और कैसा लगा पहली बार बताओ। मेरा नाम अहाना भारद्वाज है और जो मेरे को फीलिंग आई वो बहुत ही डिफरेंट है। लाइक इट वाज फर्स्ट टाइम, तो मतलब समझ नहीं आया कि हुआ क्या। इट्स लाइक फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बट हाँ बहुत एक्साइटमेंट सी फीलिंग सी। सरकार से क्या चाहती है? सरकार से मैं चाहती हूँ कि और थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होनी चाहिए। एज मैं स्टूडेंट हूँ तो फिर मुझे बोलना चाहिए कि थोड़ा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे थोड़ा काम करना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम मैं देख रही हूँ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ भाग रहे हैं, बट आई गेस गवर्नमेंट इज मच मोर बेटर देन प्राइवेट। राइट। कुछ और महिला वोटर्स भी हमारे साथ हैं, क्योंकि आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, महिला वोटरों की भागीदारी की बात करी, उनसे भी बात करेंगे। आपने भी वोट डाला, कैसा लगा और क्या सोच के वोट डाला? मैंने वोट जो डाला है वो डेवलपमेंट के देख के डाला है। एज यू नो कि हमारी पिछली गवर्नमेंट ने भी, जो अभी करंट में गवर्नमेंट है, एम्स उन्होंने हमें हिमाचल में दिया। 4 लेन का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है और ओवरऑल जितनी डेवलपमेंट हो रही है काम अच्छा ही कर रही है। तो सेम चीज मैं अगली जो भी गवर्नमेंट आएगी उससे भी चाहूंगी, अगर यही रहती है तो हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। हालांकि सब लोग ये बात कर रहे थे कि बेरोजगारी एक मुद्दा रहेगा या ओपीएस एक मुद्दा रहेगा, महंगाई एक मुद्दा होगा, लेकिन विकास भी इस बार एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। हाँ ना, अगर आपके साथ में हो या जो दूसरे वोटर्स हैं, नंदिनी, अगर उनसे बात हुई हो तो वो जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, क्या कुछ दिमाग में लेकर जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे उनके हैं और खासतौर पर महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? दो लड़कियों से बात कराई आपने।
बिल्कुल, अगर हम फर्स्ट टाइम वोटर की बात करें तो यकीनन 18 साल के बाद आप पहली बार वोट डालते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं। खास करके हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान बहुत अच्छे हैं। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज सामने आए, बहुत सारे एम्स खुल गया, 5 मेडिकल कॉलेज नए खुले, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाएं भी बढ़ी। शैक्षणिक की बात करें तो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हिमाचल प्रदेश में आई। जो युवा पहले बाहर जाकर पढ़ाई करते थे वो आज हिमाचल प्रदेश में पढ़ पा रहे हैं, चाहे हम इंजीनियरिंग की बात करें चाहे हम मेडिकल की बात करें। तो कहीं ना कहीं उनकी शैक्षणिक जो संस्थान है वहाँ क्या सुविधाएं हैं, खास करके क्योंकि हम सरकारी क्षेत्र की बात करें, निजी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर क्या सुविधाएं हैं और पढ़ने के बाद उनका क्या करियर होगा, ये सारी बातों को लेकर हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो इस बार मतदान करेगा। बेरोजगारी बड़ी समस्या है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है ये कोई अकेली हिमाचल प्रदेश की समस्या नहीं है। सरकार जो है बहुत कोशिश पिछले 5 सालों में की, जब कोरोना में काफी सारी नौकरियां चली गई, ऐसे में भी सरकार ने कोशिश किया कि लोग जो है अपना प्राइवेट सेटअप करें, लोगों को रोजगार करें, रोजगार दें, ये सारी बातें, और इसके बहुत अच्छे परिणाम हमने देखे। बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज सामने आई, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वापस अपने खेती बाड़ी में चले गए। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो चाहे वो शिमला का इलाका हो, कुल्लू का हो, मंडी का हो, जहां पर भी पहाड़ है वहां सेब उत्पादन होता है, वहां फ्रूट की जो है मतलब बाकी फल भी उगाए जाते हैं, वहां एग्जॉटिक वेजिटेबल्स की बात होती है। तो बहुत सारे युवा वापस पहुंचे, उन्होंने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश किया, वहां पर नए जो वो सीख कर आए थे आईटी सेक्टर के जो युवा खास करके हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पहुंचे, उन्होंने आईटी का उपयोग करके अपने उत्पादन को देश दुनिया में बेचने का प्रयास किया और वे सफल भी हुए। हमने बहुत सारे डेयरीज को देखा जहां पर आईटी के बच्चे आए और उन्होंने उस डेयरी को स्थापित कर दिया। तो ये सारे बच्चे इन्हीं बातों को लेकर वोट करेंगे। बेरोजगारी मतलब रोजगार की कौन सरकार कितने अवसर देती है, इस बात को देखा जाएगा, और आसपास विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में होने वाला है। जी, निश्चित तौर पर इस तरह के मुद्दे सामने आएंगे और जनता ये सारी चीजें अपने दिमाग में रख रही है। आप सभी हमारे साथ बने रहें। फिलहाल असीम कुछ अपडेट्स हमारे दर्शकों को देना चाह रहे हैं। निखिल, अपडेट ये है कि गृह मंत्री अमित शाह चूंकि आज हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं, तो इस संदर्भ में हिमाचल के सभी मतदाताओं से उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश के सुनहरे कल के लिए आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और एक सशक्त सरकार को चुनें। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा है कि एक मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ही हिमाचल प्रदेश को विकास में अग्रणी रख देवभूमि की जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। हिमाचल के सभी मतदाताओं, विशेषकर माताओं, बहनों और युवाओं से अपील करता हूं कि प्रदेश के सुनहरे कल के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर एक सशक्त सरकार चुनें। निश्चित तौर पर तो एक सशक्त सरकार चुनने की अपील गृह मंत्री ने भी की है और कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में वोट करें। और इसके साथ ही साथ जब हम वोटिंग की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर अपने अपने इष्ट देवों के पास पहुंचने का भी सिलसिला रहता है। तमाम जो नेतागण हैं और आम लोग भी आज के दिन निश्चित तौर पर जो है मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, जयराम ठाकुर, वो एक ऐसे ही मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं वोटिंग से पहले। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सीएम जयराम ठाकुर की, अपने इष्ट देवी का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और निखिल, जिस विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री खुद खड़े हैं, ये सिराज विधानसभा सीट है और बहुत ही हॉट सीट इसे माना जा रहा है, सिराज विधानसभा सीट को। और हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि 2 बार से इस सीट से ये चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2012 चुनाव में बीजेपी के टिकट से जयराम ठाकुर जीत दर्ज की थी, फिर पिछले चुनाव 2017 में उन्होंने जीत दर्ज की। अब इनके सामने ये हैट्रिक लगाने का एक मौका है कि क्या 2022 के चुनाव में भी ये जीत पाते हैं। तो हैट्रिक लगाना इनके लिए सामने एक बड़ी चुनौती है कि क्या वो इस बार जीत दर्ज कर पाएंगे। और इनके मुकाबले की बात की जाए तो कांग्रेस ने यहां से चेतराम ठाकुर को उतारा। पिछली बार भी वो चुनावी मैदान में थे, इन्होंने चेतराम ठाकुर को हराया था। इस बार देखना
जी बिल्कुल, तो हैट्रिक लगाना चाहेंगे। फिलहाल देवी माता के दरबार में ये नमूदार थे और अब इसके बाद जनता के दरबार में भी नमूदार होंगे। फिलहाल जनता का आशीर्वाद उनको मिल सके इसलिए वो माता के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और निखिल, इस बार के चुनाव में बहुत सारी हॉट सीट्स हैं, बहुत सारे अहम बड़े उम्मीदवार हैं, तो वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं? बिल्कुल, जनता की नजर उस पर रहती है कि इन हॉट सीट्स पर कौन लड़ रहा है और कौन जीतेगा, इस पर निगाह रहती है। और दरअसल कहीं ना कहीं चुनावों का जो टेम्पो है वो भी उनसे बनता है, अपने दर्शकों से रूबरू करा दे। जिस तरह से अभी आपने बताया, सिराज सीट से CM जयराम ठाकुर लड़ रहे हैं बीजेपी से। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री हैं। लगातार 2 बार इस सीट से वो जीत चुके हैं। इस बार हैट्रिक लगाने के लिए यहां से जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं और इनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण सीट है। रविंदर सिंह जो कि भाजपा से हैं, वो पूर्व मंत्री हैं और 5 बार के भाजपा विधायक हैं। वो ज्वालामुखी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके लिए भी ये जो है बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होगा। ये भी यहाँ से सीट से जीत दर्ज करना चाहेंगे। वहीं देहरा से रमेश धवाला जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं, तो ये भी जो है हॉट सीट है, VIP सीट है। सुरेश भारद्वाज जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, इन पर एक बार फिर से बीजेपी ने दांव लगाया है। कुसुमपट्टी सीट से ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ शाहपुर विधानसभा सीट से सरवीण चौधरी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं राज्य में, इन पर एक बार फिर से शाहपुर सीट से दांव लगाया है बीजेपी ने। बिल्कुल। और कांग्रेस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं हरोली विधानसभा सीट से मुकेश अग्निहोत्री हैं और इस वक्त वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं विधानसभा में, तो ये भी हरोली सीट से इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। नादौन की बात की जाए, काफी सुर्खियों में रहे थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस पार्टी से हैं और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के दारोमदार इन्हीं के कंधों पे था, तो आप समझ सकते हैं। विक्रमादित्य सिंह ये वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के, और ये शिमला ग्रामीण सीट से इस वक्त चुनावी मैदान में है। ये सीट भी बहुत हॉट सीट मानी जा रही है। हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव हैं, तो ये सीट भी हॉट सीट मानी जा रही है हमीरपुर की और सभी की निगाहें कि वहां पर कौन जीत दर्ज करेगा। भरमौर से ठाकुर सिंह भरमौरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व वन मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, वो जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हरदीप सिंह बाबा कांग्रेस के नेता हैं, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं और नालागढ़ विधानसभा सीट से ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो नालागढ़ में भी सबकी निगाहें होंगी। रजत ठाकुर जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इस सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं, धर्मपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो रजत ठाकुर पर भी बीजेपी ने एक बार फिर से दांव लगाया है। राकेश पठानिया जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, वन युवा सेवाएं और खेल मंत्री हैं, फतेहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो वन युवा सेवाएं और खेल मंत्री हैं उनके ऊपर दांव लगाया है बीजेपी ने। वहीं कांग्रेस के हरीश जनारथा जो कि प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं, ये शिमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो शिमला की हॉट सीट से कौन जीतेगा चुनाव ये देखने की बात होगी। ठियोग से कुलदीप सिंह राठौर कांग्रेस के नेता हैं, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। वहीं विपिन सिंह परमार जो कि भाजपा के नेता हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, वो सुलह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो विपिन सिंह परमार पर सबकी निगाहें होंगी। राजेंद्र गर्ग जो कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं, बीजेपी
की इस सरकार में रहे हैं, घुमारवी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राजीव सैजल जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और आयुर्वेद मंत्री रहे हैं इस पहाड़ी राज्य में, वो कसौली से चुनाव लड़ रहे हैं। मनाली पर सबकी निगाहें होंगी। गोविंद सिंह ठाकुर बीजेपी से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में इस सरकार में, जयराम ठाकुर सरकार में शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो उन पर भी सबकी निगाहें होंगी। विक्रम सिंह भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, उद्योग मंत्री हैं जसवा प्रागपुरी से, तो जसवा प्रागपुरी सीट पर भी सबकी निगाहें रहेंगी कि उद्योग मंत्री की सीट का क्या नतीजा होता है। सुखराम चौधरी जो कि भाजपा के नेता हैं, वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं, वो पावटा साहिब से चुनाव लड़ रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण सीट है। और डॉक्टर रामलाल मारकंडा जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, तकनीकी शिक्षा और जनजातीय विकास मंत्री रहे हैं इस सरकार में, लाहौल स्पीति से चुनाव लड़ रहे हैं। जयराम ठाकुर हमने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सिराज विधानसभा सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कुछ वीआईपी सीट्स थे, लेकिन कांटे की टक्कर भी इस बार के चुनाव में हम देख रहे हैं। कौन कौन से ऐसी सीटें हैं जहां की प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है, वो ग्राफिक्स के जरिए देखिए निखिल। जी बिल्कुल, भाजपा के जयराम ठाकुर और कांग्रेस के चेतराम के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है सिराज विधानसभा सीट से। जैसा कि आपने बताया कि तीसरी बार इस बार जयराम ठाकुर सिराज से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर नादौन से भी देखी जा रही है। कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ बीजेपी ने विजय कुमार को टिकट दिया है और सुखविंदर सिंह सुक्खू और विजय कुमार के बीच में एक दिलचस्प मुकाबला देखा जा सकता है। कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह जो कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, शिमला ग्रामीण सीट पर रवि कुमार मेहता उनको चुनौती दे रहे हैं बीजेपी की तरफ से। कांटे की टक्कर जहां भी बताई जा रही है, तो ये सीट भी बेहद महत्वपूर्ण है और सबकी निगाहें इस सीट पर शिमला ग्रामीण पर लगी रहेगी कि रवि कुमार मेहता और विक्रमादित्य सिंह के बीच में किस तरह से कॉन्टेस्ट होता है। कांटे की टक्कर बताई जा रही है हमीरपुर में भी, जहां बीजेपी के नरेंद्र ठाकुर और कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा आमने सामने हैं। दो बड़े दिग्गज नेता आमने सामने हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि हमीरपुर का जो कॉन्टेस्ट है वो दिलचस्प होगा और यहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ भरमौर विधानसभा सीट जो है बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के ठाकुर सिंह भरमौरी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाजपा से डॉक्टर जनक राज उनको चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने तमाम वादों और दावों के साथ में बीजेपी के डॉक्टर जनक राज कांग्रेस के ठाकुर सिंह भरमौरी को भरमौरी सीट से टक्कर दे रहे हैं। कांटे की टक्कर नालागढ़ में भी बताई जा रही है, जहां कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा और भाजपा के लखविंदर सिंह राणा चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। नालागढ़ की जनता तय करेगी कि आखिर वो किसको पसंद कर रही है। कांटे की टक्कर कांग्रेस के हरीश जनार्था और भाजपा के संजय सूद में देखी जा रही है। शिमला सीट से, शिमला की सीट ये वीआईपी सीट बताई जा रही है और कांग्रेस के हरीश जनार्था और संजय सूद के बीच में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। वहीं ठियोग सीट की बात करें तो कुलदीप सिंह राठौर कांग्रेस से और बीजेपी के अजय श्याम आमने सामने हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं कुलदीप सिंह राठौर, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं उनके सामने। और हरौली की अगर सीट बात करें तो रामकुमार भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के मुकेश अग्निहोत्री उनको चुनौती दे रहे हैं। तो देखने की बात होगी कि किस तरह से ये मुकाबला आगे जनता तय करती है। हरौली से रामकुमार वर्सेस मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस। कांटे की टक्कर ज्वालामुखी सीट पर भाजपा के रविंदर सिंह और उनके सामने खड़े हैं कांग्रेस के संजय रतन। रविंदर सिंह वर्सेस संजय रतन, बीजेपी और कांग्रेस। कांटे की टक्कर ज्वालामुखी से। इसके साथ ही साथ रमेश धवाला भाजपा के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के डॉक्टर राजेश शर्मा जो कि देहरा सीट पर एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि सीधा कॉन्टेस्ट इन दोनों लोगों के बीच में है और जनता ये तय करेगी कि देहरा का से विधायक कौन बनेगा। भाजपा के सुरेश भारद्वाज कुसुमपट्टी से अनिरुद्ध सिंह उनको टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस से। आमने सामने की लड़ाई में देखने की बात होगी कुसुमपट्टी की जनता किसको चुनती है। कांटे की टक्कर बताई जा रही है। आमने सामने की लड़ाई भाजपा की सरवीन चौधरी और कांग्रेस के केवल सिंह के बीच में शाहपुर सीट से भी देखी जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण ये मुकाबला होगा, दिलचस्प भी होगा और देखने की बात होगी कि इस सीट पर कौन विजयश्री प्राप्त करता है।
तो कांटे की टक्कर फतेहपुर से राकेश पठानिया बीजेपी से और उनके खिलाफ भवानी सिंह पठानिया कांग्रेस से। तो राकेश पठानिया वर्सेस भवानी सिंह पठानिया, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इन फतेहपुर। भाजपा के विपिन सिंह परमार 16 सीट से लड़ रहे हैं चुनाव और उनके सामने कांग्रेस के जगदीश चंद्र सपाहिया जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनको चुनौती दे रहे हैं। घुमारवी से राजेंद्र गर्ग बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं राजेश धर्माणी जो कि कांग्रेस की सीट पर भाजपा के राजेंद्र गर्ग को टक्कर दे रहे हैं। आमने सामने की लड़ाई है, सीधा सीधा कॉन्टेस्ट है। कांटे की टक्कर कसौली में भी देखी जा रही है। कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी और भाजपा के राजीव सैजल आमने सामने हैं और यहां पर भी सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। कांटे की टक्कर भाजपा के गोविंद सिंह ठाकुर और कांग्रेस के भुवनेश्वर गौर के बीच में है। मनाली विधानसभा सीट से, मनाली की सीट बेहद महत्वपूर्ण है, गोविंद सिंह ठाकुर और भुवनेश्वर गौर आमने सामने हैं। भाजपा के डॉक्टर रामलाल मरकंडा लाहौल स्पीति से और कांग्रेस के रवि ठाकुर आमने सामने हैं। कांटे की टक्कर बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि सीधा कॉन्टेस्ट है दोनों प्रत्याशियों के बीच में और सीधा ही कॉन्टेस्ट जसवा प्रागपुरी सीट पर है। कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह मनकोटिया और भाजपा के विक्रम सिंह के बीच में। जनता तय करेगी कि जसवा प्रागपुरी का विधायक कौन होगा। जनता यह भी तय करेगी कि पांवटा साहिब में जो कांटे की टक्कर है, कांग्रेस के किरनेश जंग और सुखराम चौधरी के बीच में भाजपा के हैं, इनके बीच में कौन विधायक होगा। तो निश्चित तौर पर कांटे की टक्कर भी आपने देखी, सीधा सीधा मुकाबला देखा, वीआईपी सीट्स देखी और अब बात करेंगे कि किस तरह से जो ये मुकाबला है वो चल रहा है, क्योंकि जो वोटिंग है वो लगातार जारी है। इस पर भी हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चुनावी रंग की बात करते हैं। हमारे संवाददाता हिमाचल प्रदेश के तमाम जगहों से रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, नंदी मित्तल जुड़ी हुई है शिमला से, हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुज यादव, साथ ही साथ विक्रमजीत जुड़े हुए हैं मंडी से और कांगड़ा से उर्मिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसके पास जाना चाहेंगे आप? मैं चाहता हूं कि मैं अब मंडी का रुख करूं। हमारे साथ वहां से हमारे सहयोगी आप देख सकते हैं विक्रमजीत इस वक्त मौजूद हैं। विक्रम, एक बार फिर से आपका स्वागत है जनादेश में। और मेरा सवाल ये इस बार को लेकर, इस बार के चुनाव को लेकर कि जहां पे इस वक्त आप खड़े हैं मंडी सीट पे, अगर मैं बीजेपी की बात करूं वहां से बागी कैंडिडेट, कांग्रेस का भी कमोबेश यही हाल है और जैसा कि नंदी बता भी रही थी कि इस बार कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी में भी कई सारे जो बागी लोग हैं वो अपनी पार्टियों को छोड़कर या तो निर्दलीय या फिर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। मंडी को लेकर आपका क्या कुछ एनालिसिस है? देखिए, बीजेपी की अगर पहले बात करें तो बीजेपी ने मंडी में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी ने 10 में से 5 के टिकट जो है इस बार बदले हैं, तो एक बड़ा बदलाव बीजेपी ने किया। उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि बीजेपी के ऊपर क्योंकि मुख्यमंत्री का जिला है तो इसकी वजह से दबाव हो सकता है कि किस प्रकार से यहाँ से परफॉर्मेंस अच्छी की जा सके, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को 10 में से यहाँ 9 सीट मिली थी और एक जोगिंदरनगर की सीट जो है वो इंडिपेंडेंट को मिली थी और बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो वो कहीं ना कहीं दबाव है बीजेपी के ऊपर कि वो जो पिछला परफॉर्मेंस था उसको रिपीट किया जा सके। लेकिन इसके साथ अगर बागियों की बात करें तो बागियों का जो बीजेपी की कार्रवाई है, बीजेपी पहले जगत प्रकाश नड्डा जो आपको एक क्षण के लिए विक्रमजीत आपको एक क्षण के लिए रोकना चाहेंगे। अपनी बात वहीं से शुरू करिएगा जहां आपको रोक रहे हैं। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे थे, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना वोट कास्ट किया है। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि वो मंदिर में उन्होंने दर्शन किए, उसके बाद वो
वोट उन्होंने कास्ट किया है। जी विक्रमजीत, अपनी बात जारी रखें। देखिए, मुख्यमंत्री का जिला है तो ऐसे में मुख्यमंत्री के जिले के रूप में कहीं ना कहीं पर एक दबाव रहता है कि किस प्रकार से यहां पर जो है परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी अच्छा करे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर जब परफॉर्मेंस अच्छे की बात होती है तो उसके लिए जो है कार्य करना पड़ता है, 5 साल विकास करना पड़ता है, लोगों से जुड़ना पड़ता है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ किया। लेकिन बीजेपी के लिए एक ट्विस्ट की बात इसमें यह है कि पिछला जो बाई इलेक्शन हुआ था, जो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के रामस्वरूप शर्मा, उनके निधन के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ था तो उसमें कांग्रेस ने जीत जो है मंडी लोकसभा क्षेत्र में प्राप्त की थी। प्रतिभा सिंह जो वीरभद्र सिंह की पत्नी है और कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उन्होंने मंडी लोकसभा क्षेत्र में जीत प्राप्त की थी। तो कहीं ना कहीं पर कांग्रेस जो है यहां पर मैदान छोड़ने वाली स्थिति में नहीं है, क्योंकि प्रतिभा सिंह यहां पर पिछला बाई इलेक्शन का चुनाव जीत चुकी हैं, जबकि मुख्यमंत्री जो है इसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर बीजेपी में उसके बाद दबाव आया, बीजेपी ने टिकट बदले, जो बागी थे जो टिकट वितरण के बाद भी जो है बैठ नहीं रहे थे, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई। तो कई तरह के प्रयास किए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने जो है पूरे प्रदेश में बागियों को लेकर जो है कमान संभाली, बागियों को मनाने का की जो है कमान। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर जो प्रयास किए गए हैं वो बीजेपी की तरफ से ज्यादा जो परिणाम है वो लाए जा सके, इसके लिए प्रयास किए गए। वहीं अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से, चूंकि यहाँ जो मैं मंडी सदर, मंडी जो जिला केंद्र है भारतीय, जो जिला केंद्र है मंडी का, मंडी जिले का, वहां पर जो है मंडी में मौजूद हूं, तो इसके जो साथ वाली सीट है दरंग, वहां पर जो है ठाकुर कौल सिंह जो कि तकरीबन 7 बार के। जी आइए जयराम ठाकुर को पहले सुन लेते हैं। ये पॉइंट आएंगे आप एक बार, ये बनाया गया चुनाव आयोग के द्वारा निर्वाचन क्यों जा रहे हैं सिराज, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए उसके बाद प्रेस को भी कुछ बोल रहे थे, लेकिन वो जी विक्रमजीत, आप जो बात अपनी कह रहे थे, दरअसल आपने बताया कि वहां पर बहुत दिलचस्प मुकाबला मंडी में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में न दिखती है और न दिखना भी चाहिए। राजनीतिक चुनाव है तो वो अपना पूरा दमखम झोंक रही है, लेकिन जब दमखम झोंकने की बात आती है तो हम देखते हैं कि जिस सीरियस अंदाज में बीजेपी ने धुआंधार प्रचार किया, प्रधानमंत्री समेत जो पार्टी के अध्यक्ष समेत जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, वो नजर आए विक्रमजीत। लेकिन कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं दिखी। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी प्रचार करते दिखी और आखिरी 2 दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष जो नए नवेले कांग्रेस अध्यक्ष है खड़गे साहब, वो भी नजर आए। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये एक बात दिमाग में आई कि शायद कांग्रेस के मन में ये बात है कि रिवाज अपने आप जो है वो कायम रहेगा, जनता अपने आप उनको चुनेगी, क्योंकि एक बार इनको तो अगली बार कांग्रेस को और एक बार बीजेपी को चुनती है, तो इस बार उनका नंबर है। देखिए, जहां तक कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है ना केवल चुनाव प्रचार में कुछ कंफ्यूज नजर आई, बल्कि कांग्रेस बीजेपी की तरफ से यह भी सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस जीतती है तो उसका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कई ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने की रेस में है, तो ऐसे में कांग्रेस जो है ना केवल प्रचार में पीछे रही बल्कि मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करने में भी पीछे रही, और इसका जो नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिछले 2017 की विधानसभा में हमने देखा था कि कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पे निशाना साधा गया था कि बीजेपी का दूल्हा कौन है, और चुनाव के बीच में अमित शाह ने जो है घोषणा करी थी कि प्रेम कुमार धूमल जो है अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन उसके बाद जो है जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी, वो सुजानपुर से चुनाव हार गए, उसके बाद जयराम ठाकुर जो है मुख्यमंत्री। लेकिन कांग्रेस में ऐसी कोई परिस्थिति देखने को नहीं मिली। बीजेपी की तरफ से ये मुद्दा तो उठाया गया है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, लेकिन कांग्रेस जो है प्रोजेक्ट, कई ऐसे दिग्गज नेता हैं कांग्रेस में जो कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि वो अगर कांग्रेस जीतती है तो वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन एक औपचारिक रूप से ऐसी किसी प्रकार की घोषणा कांग्रेस
में नहीं हुई। तो कांग्रेस को हो सकता है कि इसकी वजह से कांग्रेस को जो इंटरनल रूप से जो है काफी बटी हुई दिखाई दे सकती है चुनाव के दौरान। तो इसके साथ साथ अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो चुनाव प्रचार बीजेपी ने जो है चुनाव की घोषणा से पहले ही अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था, जबकि कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है तो शुरू में थोड़ा धीमा रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ा तो वैसे वैसे कांग्रेस के चुनाव प्रचार ने जो है रफ्तार पकड़ी है। और कांग्रेस का जो अंतिम समय का चुनाव प्रचार है, अगर पिछले लास्ट दिनों का अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपना जो चुनाव प्रचार है काफी आक्रामक रूप से किया। आखिरी दिन उन्होंने जो है विजय आशीर्वाद कार्यक्रम किए पूरे 68 की 68 रैलियों 68 की 68 विधानसभा क्षेत्रों में। इसके अलावा प्रियंका गांधी का शिमला में रोड शो हुआ, एक कार्यक्रम जो है सिरमौर जिले में हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे 9 तारीख को आए। तो इसके अलावा जो है कई जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो कांग्रेस के उन्होंने प्रचार किया। तो ऐसे में लेकिन बीजेपी की तरफ से इसमें भी एक पेच निकाला गया कि राहुल गांधी प्रचार में क्यों नहीं आए। राहुल गांधी की तरफ से जो है ट्वीट किए गए हैं, चाहे वो 1500 रुपए जो है हर घर लक्ष्मी जो योजना है कांग्रेस की, हर घर लक्ष्मी में 1500 रुपए दिए जाए, उसको लेकर ट्वीट किए गए। लेकिन उसमें भी एक विवाद जो है कांग्रेस की तरफ से आनंद जो G23 के सदस्य माने जाते हैं, सोलन में उन्होंने कह दिया कि 1500 रुपए की बात तो हर घर लक्ष्मी में कर रहे हैं, लेकिन वो 1500 रुपए आएंगे कहां से। तो कई तरह के विवाद जो है कांग्रेस में देखने को मिले हैं। हालांकि प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उनकी तरफ से कल कहा गया है कि किसी प्रकार की वाहें ना की जाए, तो उन्होंने एक स्पष्टीकरण कल दिया है। लेकिन क्योंकि प्रचार के दौरान इतनी ज्यादा जो है चर्चाएं हो गई हैं कि जो चुनाव परिणाम क्या निकलेगा ये तो 8 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। निश्चित तौर पर चुनाव परिणाम क्या निकलेगा ये 8 दिसंबर को पता चलेगा। और आज किस तरह से वोटिंग होगी दिन भर आप ट्रैक करेंगे और हम तक पहुंचाएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम आपको बता रहे हैं जनादेश में हिमाचल का रण किस तरह से आगे चल रहा है, क्योंकि आज जो है वो लोकतंत्र का उत्सव, आज लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। आज वोटिंग का दिन है हिमाचल प्रदेश में। और हम सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ तीनों सहयोगी बने हुए हैं। हम अब उर्मिलेश के पास चलेंगे। उर्मिलेश इस वक्त हमारे साथ कांगड़ा से मौजूद हैं। और उर्मिलेश, मैं वो बातें याद दिलाना चाहता हूं जो कि प्रधानमंत्री ने अब से कुछ दिन पहले चंबी मैदान में जिक्र किया था, उस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। और उन्होंने ये कहा था कि देखिए इस बार के चुनाव में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके सामने कौन चेहरा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप फूल को आप उस पे बटन दबाइए और आपका एक एक फूल पर दिया गया बटन जो आप दबाइएगा वो सीधे मेरे पास वो सारी चीजें आएंगी। इसका क्या कुछ मतलब निकाला जाए? क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बार चेहरे से ज्यादा प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि आप सीधे बीजेपी को कमल फूल पे बटन दबाइए? जी आसिम, बिल्कुल जिस तरीके से कि मेरे सहयोगी विक्रम भी कह रहे थे, उसी अगर बात की जाए, उसी बात को अगर आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर चंबी का, क्योंकि कांगड़ा में सबसे अधिक सीटें आती हैं असीम, अगर पूरे हिमाचल की बात की जाए। और यहाँ पर अगर 2017 की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सबसे अधिक सीटें थी और उसके बाद कांग्रेस की थी, एक इसमें निर्दलीय थे। तो लिहाजा ऐसे में जब प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आखिरी अपनी जनसभा 9 तारीख को की थी तो उसमें उन्होंने एक तो आधी आबादी से सीधा सीधा जो है बात
बात की थी कि आधी आबादी यानी महिलाओं से उन्होंने सीधा सीधा जो है अपील की थी महिलाओं से। और दूसरी बात एक और है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कि केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो तमाम जो विकास कार्य थे उस विकास कार्यों पे भी प्रधानमंत्री ने जो है बात की थी और उन्होंने कहा था कि अगर आप जो है हमको वोट देते हैं, हमारी पार्टी को वोट देते हैं, तो लिहाजा जो विकास कार्य यहाँ पर चल रहे हैं उनमें एक तीव्रता आएगी, उनमें एक गति आएगी। अगर वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए असीम, तो आज जो है कांगड़ा की जो सीटें हैं यहाँ पर, क्योंकि सबसे अधिक सीटें हैं और जिस सीट पर मैं खड़ा हूँ ये सबसे ज्यादा कांटे की मुकाबले वाली सीट है। जैसे कि हमने पहले भी जो है अपने दर्शकों को बताया कि जो है सुलह विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो है जो दांव लगी हुई है, जो साख पर जो दांव लगी हुई है, वो जो है यहाँ पे जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं विपिन परमार उनका, और साथ ही जो कांग्रेस के जो नेता हैं जगदीश सिपैया उनकी है। लेकिन इस सीट पे एक तीसरा त्रिकोण भी जो है, जहां कि हमें लग रहा था कि आम आदमी पार्टी बनाएगी, लेकिन ऐसा तो थोड़ा सा कम देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर क्या हुआ कि जो कांग्रेस के बागी थे उन्होंने जो है जगजीवन पाल एक बार के विधायक भी यहाँ पे रहे हैं, पिछली बार विधायक भी थे वो पिछली बार में, तो लिहाजा उन्होंने यहाँ पे जो है निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में ताल ठोकर इस तरीके से 9 प्रत्याशी मैदान में है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो ये सुलह विधानसभा की जो जनता है वो किसको आशीर्वाद देगी, इसका तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तमाम अगर ओवरऑल राजनीति पे बात की जाए, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बता रहे थे कि जो कांटे की सीट की जो है, जो जिनका मुकाबला एकदम कड़ा मुकाबला है, उसमें देखना होगा क्योंकि इस समय जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों हैं, एक परंपरा जारी है और एक रिवाज बदलने। एक बात जरूर है, अगर बात की जाए असीम, जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया है, तो निश्चित तौर से एक बात यह है कि हिमाचल की 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने शायद ही कोई ऐसी सीट हो जिसका कि स्टार प्रचार किया हो। इस तरीके से अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उसने भी अपने पूरा जोर दम लगाया है यहाँ पर तमाम सीटों पे, लेकिन बाकी जो दल थे, बाकी जो प्रत्याशी थे, उनके यहाँ पर इतनी में इतना जो है दिखे नहीं है। इस तरीके से देखना होगा कि आने वाले जब 8 दिसंबर को हमारे सामने जो है परिणाम आएंगे तो ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने वाला होगा। बिल्कुल उर्मिलेश हमारे साथ बने रहिए। हम अब रुक करेंगे सीधे नंदिनी मित्तल का शिमला में मौजूद है। नंदिनी, जैसा कि आप भी कह रही थी, विक्रमजीत ने भी कहा, उर्मिलेश ने भी कहा कि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वीरभद्र सिंह के निधन के बाद से ये पहला चुनाव होगा जिसमें कि कांग्रेस दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। क्या लगता है कि वीरभद्र सिंह के एब्सेंस में, चाहे उनके बेटे की बात की जाए, फिर उनकी पत्नी की बात की जाए या फिर पूरी कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, कितने वो एकजुट हैं चुनावी मैदान में, वो कितनी तैयारियों के साथ आपको इस बार नजर आई और क्या उनका भविष्य इस बार किस तरह से जनता तय करने वाली है? असीम, आपने सही कहा कि ये पहला चुनाव है जब कोई बड़ा नेता, स्थानीय जो मतलब लोकल नेता होता है, हमारे हिमाचल प्रदेश का नेता है, वो उसके नाम पर ये चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, ना प्रेम कुमार धूमल के नाम पर और ना ही वीरभद्र सिंह के नाम पर। तो लेकिन ये भी बात सही है कि जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं वे छठी बार इस बार चुनाव मैदान में हैं। पहले ये इलाका चच्योट से वो विधायक रहते थे, 98 से वो लगातार चुनते आए हैं चच्योट के तौर पर, और पिछले 2 बार से वे सिराज विधानसभा क्षेत्र जो डिलिमिटेशन के बाद बना था वहां से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो उनके पास भी अनुभव की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जो चुनाव है इसमें लगातार हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हिमाचल प्रदेश आए, उन्होंने कहा कि मैं आपका अपना बेटा हूं और जो भी आप वोट देंगे वो मुझ तक जाएगा। ये बात जनता को कितनी समझ में आती है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार की बात कर कर, अपनी योजनाओं की बात करके, एम्स की सौगात देकर प्रधानमंत्री ने कोशिश की है ये बताने की कि अगर प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो ये पहला चुनाव है जहां वीरभद्र सिंह जो है वो नहीं है। उनके नाम पर हालांकि चुनाव में वोट
मांगे जा रहे हैं, लेकिन वे अभी प्रत्यक्ष रूप में चुनाव मैदान में नहीं है। हमने पिछले चुनाव में भी देखा, हमेशा जो चुनाव होता था वो वीरभद्र सिंह के नाम पर कांग्रेस लड़ती थी, और वो एक ऐसे जमीनी नेता थे जिनका जो प्रदेश के चप्पे से वाकिफ थे, और कहीं ना कहीं क्योंकि वो 6 बार मुख्यमंत्री रहे, कहीं ना कहीं उनका एक जुड़ाव था प्रदेश की जनता के साथ। वे जो जुड़ाव है, क्या वह अब असर डालेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। इस बार ये भी बात है कि जो कांग्रेस है उन्होंने एक रणनीति के तौर पर सारे पुराने चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है। जो पहले पूर्व विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे, सबको बागडोर सौंप दी कि आप जो है हमको जिताकर लेकर आओ, तब हम सोचेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में बहुत सारे दावेदार प्रदेश भर में पैदा हो गए हैं जो मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को देख रहे हैं। ऐसे अगर जो है जनता कांग्रेस को चुनती है, उसके बाद उस पार्टी में क्या होगा ये अभी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सिंगल नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। इस समय जो चेहरा है वो जयराम ठाकुर हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये जेपी नड्डा स्पष्ट कर चुके हैं। और लेकिन हालांकि ये भी बात चल रही है कि अंत में जो है विधायक तय करते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि कौन जो है उनका नेता होगा। बहुत दिलचस्प है, 2 दिग्गजों की गैर मौजूदगी में इस चुनाव में क्या रंग आता है ये 8 दिसंबर के बाद ही पता होगा। चलिए, बिल्कुल, क्या रंग आता है ये 8 दिसंबर के बाद पता चल सकेगा। नंदिनी, आप बने रहिए हमारे पास, और अब चलेंगे मंडी, जहां विक्रमजीत हमारे साथ मौजूद है और बड़ा अच्छा विश्लेषण आप कर रहे थे मंडी से। विक्रमजीत, ये भी समझना चाहेंगे कि जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो आम आदमी पार्टी लगातार प्रचार करती हुई अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव की तिथि आते आते थोड़ी जो गति है वो मंथर हुई है, और कहीं ना कहीं तीसरी पार्टी के रूप में जो जगह बनाने की कवायद आम आदमी पार्टी ने की, कितनी कारगर रही है ये ऑन फील्ड आप हैं, आप बताएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश जो है हिमाचल चुनाव में पहली बार की गई है। तो क्योंकि इससे पहले जो है 1998 की अगर बात करें तो सुखराम जो है उन्होंने अपने हिमाचल विकास कांग्रेस बनाई थी, और 5 सीटें इसी मंडी इलाके से जो है 5 सीटें, बल्हा की सीट थी, एक जोगिंदरनगर सीट थी, एक मंडी सीट थी, और इस प्रकार से 5 सीटें जो है जीती थी उन्होंने, और प्रेम कुमार धूमल के साथ मिलकर जो है प्रदेश में सरकार बनाई थी। लेकिन उसके बाद अगर 1998 के बाद बात करें तो कोई भी ऐसी अलग बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर कोई ऐसी पार्टी रही नहीं है, ना उससे पहले ना उसके बाद, जिन्होंने की तीसरा मोर्चा बनाने की या तीसरा त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रयास किए गए हैं। चुनाव से पहले जो है अरविंद केजरीवाल आए, चुनाव के बाद जो है एक रोड शो सोलन में किया, मनीष सिसोदिया 2 बार आए। लेकिन जो चुनाव प्रचार में अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो उनका जो फोकस रहा है चुनाव प्रचार कैंपेन का, तो उनका डोर टू डोर फोकस रहा है, मतदाताओं तक अधिक से अधिक पहुंचने की कवायद रही है। हालांकि उनके झटका भी लगा है कि उनकी एक पूरी की पूरी प्रदेश की आधी से ज्यादा टीम जो है वो बीजेपी में शामिल होगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने प्रयास किए कि डोर टू डोर कैंपेन की जाए। पहला चुनाव एक बड़े स्तर पर 66 विधानसभा सीटों पर लड़ रहे हैं, तो लोगों तक अप्रोच की जाके लोगों को अपना संदेश बताया जा सके, अपनी नीतियां बताई जा सके। 11 गारंटियों की आम आदमी पार्टी ने बात करी है, तो वो गारंटियां जो है उसका जिक्र जो है आम लोगों तक किया जाए। तो बड़ा रैली और बड़ा प्रचार ना करके छोटे छोटे जो है डोर टू डोर कार्यक्रम जो है वो किए गए हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा। लेकिन इसका एक वजह एक और मैं आपको बताना चाहूंगा निखिल, कि हिमाचल प्रदेश जो है 55 लाख की आबादी का प्रदेश है, तो ऐसे में जो है यहाँ पर जो विधानसभा है वो 70,000 से लेकर 90,000 के तकरीबन इसके आसपास की एक एवरेज विधानसभा जो है होती है। तो ऐसे में अगर पोलिंग प्रतिशत जो है 70% के आसपास होता है, तो जो चुनाव का जो मार्जिन है, जो जीत और हार का मार्जिन है, वो तकरीबन 500 से लेकर 2,500-3 हजार के बीच में होता है। तो ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी जो है वो 1% से 2% तक वोट ले जाने में कामयाब रहती है, तो कहीं ना कहीं पर वो किसी भी हार या जीत के समीकरण को बदलने की कवायद रख सकती है या
कुव्वत रख सकती है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन वो 1 से 2% वो, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन पर ज्यादा जोर आम आदमी पार्टी ने दिया है और पहला इतने बड़े स्तर पर पहला चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना वो 1 से 2 या 1 से 3% की अगर बात करें तो वो कितना वो प्रतिशत ले पाएंगे और कितने चुनावी समीकरणों को बदल पाएंगे, ये तो 8 दिसंबर के नतीजे ही बता पाएंगे। बिल्कुल विक्रम, और जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा जो उनके ऑफिस बेयरर्स थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसका क्या कुछ खामियाजा कहें, इसका साइड इफेक्ट कहें, वो आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हम उस पर चर्चा करेंगे और नंदनी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सामान्यतया हिमाचल जैसे राज्य में अगर मुख्य मुकाबले की बात की जाए तो भाजपा और कांग्रेस के बीच रही है, लेकिन हमने देखा है 2017 में भाकपा ने भी 1 सीट जीती है। और जैसा कि हम अपने इंट्रो में भी कहे थे कि क्या इस भाकपा वाली सीट को हम यहां पे आम आदमी पार्टी के तौर पे देख सकते हैं कि क्या वो कुछ सीट जीतती है, क्या कुछ हिसाब किताब रहेगा आम आदमी पार्टी का, इस पर भी नंदनी मित्तल से हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम जनादेश। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद जनादेश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश का रण जो है, चुनावी रण, वो जारी है। हिमाचल प्रदेश से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वोटिंग की, और उसके साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये चुनाव चल रहा है। हमारे साथ में इस वक्त उर्मिलेश जुड़े हुए हैं कांगड़ा से, उनके पास चलेंगे, और विक्रमजीत भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ मंडी से, उनके पास चलेंगे। उर्मिलेश के पास पहले चलते हैं। उर्मिलेश, ये देखने में आया कि जिस तरह से बागियों की चर्चा की गई, नंदिनी जी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की भी बात कही कि कुछ ना कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी रहती है राज्य में। किस तरह से बागियों की समस्या से, या अगर कुछ एंटी इनकम्बेंसी रही है तो उससे निपटने में मोदी मैजिक कारगर हो सकता है राज्य में? क्योंकि ये देखने में आया, जो 2019 के आंकड़े हम देख रहे थे कि वहां पर सभी न सिर्फ 4 लोकसभा की सीटें जीती, बल्कि 68 विधानसभा सीटों पर लीड ली थी बीजेपी ने। यानी जब मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता है तो निश्चित तौर पर लीड लेती है बीजेपी। जी निखिल, बिल्कुल। एक सबसे पहले बात ये बताना चाहूँगा कि या अब हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि सुबह जब 8 बजे के आसपास यहाँ पे मतदान शुरू हुआ था तो तब थोड़ा सा सुस्ती देखी गई थी, लेकिन अब अगर बात करें तो धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता जा रहा है निखिल, वैसे वैसे यहाँ पर भी जो है एक लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई है। क्योंकि हिमाचल में अगर बात की जाए तो सुबह के समय पर काफ़ी ठंड होती है। अगर पारा की बात की जाए तो 0 से नीचे पारा जो है ऊपरी इलाकों में होता है। तो ऐसे में मतदाता भी बहुत धीरे से, जब सूर्य देवता के यहाँ पे दर्शन हो गए तभी मतदाता भी जो है अपने घरों से निकले हैं। अब देख सकते हैं आप पीछे की यहाँ पर जो है अब लाइनें लगने शुरू हो गई है। और इस बीच जो है तमाम जो लोग हैं, सबसे पहले इसमें अगर बात की जाए तो इसमें महिलाएं जो है यहाँ पे काफी संख्या में देखी जा रही है निखिल। आप जो सवाल आपने पूछा था उस पर अब आते हैं। तो जो आपने कहा था कि क्या इसमें जो मोदी मैजिक है वो दिखाई देगा, निखिल, अगर हम पूरे हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर अगर बात करें, और जहां पर कि यहाँ पर जब कांग्रेस कह रही थी कि हम परंपरा जारी रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम रिवाज बदलेंगे, तो ऐसे में एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार में जितनी ताकत झोंकी है बाकी दलों से कहीं ना कहीं जो है वो बढ़त में दिखाई दी है। साथ ही एक बात और कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात जो है एंटी इनकम्बेंसी की करें तो जिस तरीके से तमाम जो है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी विक्रम बता रहे थे कि यहाँ पर जो है एक सीट पे 70 से 80 हजार का अगर मार्जिन लेके चलते हैं वोटरों का, उसमें अगर माना कि इसमें 9 से 10 या 11 प्रत्याशी भी है कहीं कहीं, या 3 या 4 प्रत्याशी है, तो उसमें मुख्य जो मुकाबले की अगर बात की जाए तो कांग्रेस और भाजपा में है। लेकिन अगर इस तरीके से दूसरे दलों को देखा जाए या जो बागी है उनको देखा जाए जो चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं एक बात जरूर है कि जब ऐसे में वो वोट काटेंगे तो किसके वोट काटेंगे ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि कांग्रेस के काटेंगे या भारतीय जनता पार्टी के काटेंगे या दूसरे दल के जो तीसरे जो आम आदमी पार्टी उसके काटेंगे, तो निर्दलीय किसके वोट काटेंगे ये सबसे बड़ा एक इसमें जो है
दिलचस्प होगा। साथ ही अगर बात की जाए तो जो आपने कहा मोदी मैजिक, तो हाँ, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो है 4 जनसभाएं की है। उस तरीके से कहीं ना कहीं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जो है जनसभा करते हैं किसी भी राज्य में, क्योंकि इससे पहले हमने उत्तराखंड की बात देखी थी, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री से की रैलियों से पहले थोड़ा सा दिखाई दे रहा था कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़ रही थी, लेकिन उसके बाद उत्तराखंड में देखा गया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो है जब रैलियां की है उसके बाद जो है वो ग्राफ जो है बढ़ा है, और सरकार में वापस जो है जहां कह रहे थे कि नहीं, उत्तराखंड में 5 साल के बाद जो है एक सरकार आती है और 5 साल के बाद दूसरे दल की सरकार आती है, ऐसे में जो है वो रिवाज वहां भी बदला है। तो यहां पर भी मोदी मैजिक के बाद, रैलियों के बाद जो मोदी मैजिक होगा वो रिवाज बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी जब मतगणना होगी। निखिल, चलिए, बिल्कुल क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है वो तो 8 दिसंबर को पता चल पाएगा। लेकिन नंदिनी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और एक विश्लेषण आपसे चाहूंगा कि जिस तरह से विक्रमजीत से जब सवाल निखिल ने पूछा आम आदमी पार्टी को लेकर, मेरा सवाल वो आपसे है, 1967 के बाद से हम ये लगातार देखते रहे कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी हिमाचल चुनाव में अपना अस्तित्व वहां पे बना लेती हैं, लेकिन जीतने के बाद या तो वो बीजेपी में या फिर वो कांग्रेस में शामिल हो जाती रही हैं। ये भी हमने एक ट्रेंड देखा है। इस बार तमाम लोगों ने ये देखा कि आम आदमी पार्टी आई जो कि दिल्ली में जीत चुकी है, पंजाब में जीत चुकी है, लोगों को लगा कि वहां पे जाएंगे, वहां भी एक मैजिक करेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन शुरुआत में कुछ जोर के बाद एकाएक वो पूरे पिक्चर से वो पार्टी निकल गई। मेरा सवाल कि जो स्थान लेफ्ट पार्टी ने, भाजपा ने हिमाचल चुनाव में बनाया, क्या उसको रिप्लेस कर पाएगी आम आदमी पार्टी, या फिर सिर्फ ये एक दिखावा था कि लोगों को कि हम आए हैं, हम अपना वजूद वहां भी हिमाचल में भी दिखा पाएंगे? असीम, आपकी आम आदमी पार्टी वाले सवाल पर तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी का वो जुमला दोहराना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी पहाड़ चढ़ते चढ़ते हाँफ गई। यानी अब आम आदमी पार्टी का कहीं पर किसी भी सीट पर कोई भी मैजिक नज़र नहीं आ रहा है, वो गायब है। जब आपका प्रदेश अध्यक्ष ही दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए, ऐसे में उस पार्टी का क्या जनाधार होगा और वो कैसे बढ़ेगी, ये कहना जो है बहुत ही मतलब अतिशयोक्ति रहेगा। जहाँ तक हम सीपीएम की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, तो हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में देखा कि जब भी चुनाव होते थे, अब कॉलेज के चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन जब कॉलेज के चुनाव हुए, वो एक काडर बेस्ड पार्टी है और उनका कुछ सीटों पर, खास करके अगर हम शिमला की बात करें या ठियोग, जहां से पिछली बार राकेश सिंघा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, वहां पर उनका एक काडर वोट है जो 10 से 15,000 या 15,000 से 18,000 के बीच में रहता है। अगर उसके साथ वहां पर कोई सशक्त उम्मीदवार, सीपीएम जहां पर अपने चुनाव मैदान में है, जैसे 11 सीटों पे वो चुनाव लड़ रही है, तो अगर वहां पर कोई भी सशक्त उम्मीदवार ना हो, ऐसे में सीपीएम उम्मीदवार की जीतने की संभावना रहती है। लेकिन जहां पर सशक्त उम्मीदवार होता है, उनका एक काडर वोट है जो उनको ही पड़ता है, वो जो कहीं नहीं जाता है। इस बार भी 2 सीटों पर हमें कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है, जहां पर सीपीएम के उम्मीदवार हैं, खास करके अगर शिमला की बात करें और ठियोग की बात करें। लेकिन ठियोग की एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि राकेश वर्मा जो वहाँ पर हमेशा से चुनाव जीतते आए, चाहे वो निर्दलीय के तौर पर हो, कभी भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हो, उनकी जो धर्मपत्नी है वो चुनाव मैदान में निर्दलीय के तौर पर है। पहले वो टिकट मांग रही थी, बाद में उन्हें टिकट नहीं मिला। तो वहाँ पर इस बार राकेश सिंघा की जो राहें हैं वो बहुत आसान नहीं रहेंगी, और भारतीय जनता पार्टी की भी और कांग्रेस की भी राहें जो हैं वहाँ पर आसान नहीं होगी, क्योंकि उस क्षेत्र में उनके जो पति हैं राकेश हुआ करते थे, उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता था राकेश वर्मा का। अगर हम बात करें बाकी जगह पर, तो जैसे मैं उर्मिलिश की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहाँ रैलीज होती हैं, वहाँ पर समीकरण बदलते हैं। कांगड़ा में भी समीकरण प्रधानमंत्री की रैली के बाद बदले हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये बोला कि जो है आप जो वोट देंगे वो मुझको जाएगा। हालांकि ये
विधानसभा का चुनाव है, राज्य का चुनाव है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो है अपने वोट से मुझे सशक्त करें और आप उम्मीदवार को ना देकर पार्टी को वोट करें, क्योंकि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो जो रफ्तार से मैं विकास हिमाचल प्रदेश में करना चाहता हूं वो मैं कर पाऊंगा। जब अगर दूसरी पार्टी आती है तो वो विकास की रफ्तार कहीं ना कहीं रोड़ा बन जाती है, वो जो दूसरी पार्टियां हैं वो विकास नहीं चाहती हैं। तो ये मैजिक हमें इस बार भी संभवतः देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में चंबी में उन्होंने रैली की वहां पर हमने जब लोगों से बात की तो कहीं ना कहीं वे प्रधानमंत्री की इन बातों से प्रभावित नजर आए। जी अगर बाकी जगह की बात करें तो हमेशा से हमने देखा, चाहे 98 के चुनाव हो, उसके बाद 2012 के चुनाव हो, 2017 के चुनाव हो, तीसरी पार्टियां हमेशा मैदान में रहती हैं, लेकिन वो कभी, चाहे हिलोपा की बात करें जो सुखराम ने बनाई थी, महेश्वर सिंह भी उसके मेंबर थे, तो वो असर डालती हैं, एक आध सीट ले आती हैं, लेकिन ज्यादातर वो नुकसान ही करती हैं। इस बार जो है निर्दलीय बहुत ज्यादा नुकसान करने वाले हैं, बागी उम्मीदवार दोनों पार्टियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसीलिए मैंने कहा कि दोनों टक्कर तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन जो निर्दलीय हैं वो ये समीकरण बिगाड़ देंगे और कुछ सीटों पे हमें निर्दलीय भी कुछ मजबूत नजर आ रहे हैं। जी, निर्दलीय समीकरण बिगाड़ेंगे आपके हिसाब से और कई जगहों पर वो मजबूत भी नजर आ रहे हैं। विक्रमजीत के पास चलते हैं, मंडी में मौजूद हैं विक्रमजीत, अगर हम कुछ मुद्दों की बात कर लें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें और फिर फ्री बिजली की बात करें, कांग्रेस बीजेपी दोनों की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो ये मुद्दों को लेकर आए हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता वोट देने जा रही है? और खासतौर पर क्या इस तरह के जो मुद्दे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो या जो फ्री बिजली की बात हो, कितना जनता के बीच में गहरे उतर सके हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश चुनाव में राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर स्थानीय मुद्दे, तमाम ऐसे मुद्दों की चर्चा जो है की है, चाहे लोग हों, चाहे नेता हों, चाहे राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के नेता हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, सबने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय मुद्दे तक की बात की है। लोग जो है यहाँ पर चाहते हैं उनके आसपास की बिजली, सड़क, पानी जो है इसकी समस्या का समाधान हो। वहीं जो है अगर जिला केंद्र पे जाते हैं या थोड़ा एजुकेटेड वर्ग में जाते हैं तो वो प्रदेश के विकास की बात करते हैं और कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि है या राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है या फिर प्रियंका गांधी का यहाँ पर शिमला के पास घर है, तो तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करते हैं। अगर मुद्दों की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से जो है महंगाई एक मुद्दा बनाया गया है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको मुद्दा बनाया गया है। इसके अलावा जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात जो है वो की गई है और साथ साथ जो है 500 और 1500 रुपए जो है हर घर लक्ष्मी योजना देने की बात की है। राहुल गांधी की तरफ से भी 1500 रुपए हर घर लक्ष्मी देने की बात जो है वो की गई है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए बीजेपी के मुद्दों की, तो बीजेपी ने पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक चुनाव प्रचार के डबल इंजन की बात करी है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्रीय स्तर के नेतृत्व हो या केंद्रीय स्तर के नेता हो या फिर प्रदेश स्तर के नेता, उन्होंने ये बात करना बिल्कुल नहीं भूले कि अगर डबल इंजन की, क्योंकि हिमाचल के अपने रिसोर्स। हेलो, हाँ जी जी जारी रखिए अपनी बात विक्रमजीत जी। हाँ जी बोलिए विक्रमजीत, अपनी बात जारी रखिए। विक्रमजीत, लगता है आपकी कॉल किसी और से कनेक्ट हो गई। अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो अपनी बात जारी रखें। चलिए, विक्रमजीत ने लगभग अपनी बात कह दी, हम आपके पास दोबारा आएंगे विक्रमजीत, और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप सभी संवाददाताओं को से विदा लेना चाहेंगे, दर्शकों से भी मैं विशेष तौर पर विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि अब ये प्रसारण जो है आगे असीम के साथ आप देख सकेंगे और उसके बाद आगे हम सब इस प्रसारण में बारी बारी से आते रहेंगे और इस प्रसारण को पूरे दिन भर जारी रखेंगे। जो हिमाचल प्रदेश की एक एक सीट है वहां का विश्लेषण दिखाएंगे, वहां से सीधा प्रसारण दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है। तो मैं लूंगा विदा, असीम आपके साथ बने रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।